हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरती। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा शक्ति या पावर। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि शक्ति का अर्थ क्या है। अगर बात करें शक्ति की, तो शासन में शक्ति का वही स्थान होता है जो कि किसी गाड़ी में इंजन का होता है। देखिए यहाँ पे शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है शासन में, क्योंकि बिना शक्ति के ना तो कोई शासन प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है, ना ही कोई सरकार ढंग से कार्य कर सकती है और ना ही कोई राजनेता अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है। शक्ति के बिना राजनीति अधूरी है, क्योंकि जब तक किसी सरकार के पास में, किसी शासन के पास में शक्ति नहीं होगी, वैधता नहीं होगी, तब तक उनके निर्णयों को ना तो नागरिक जो है मानेंगे और ना ही किसी भी समाज में उनको लागू किया जा सकता है। इसलिए शक्ति के बिना ना तो समाज में शांति स्थापित की जा सकती है, ना ही व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, न्याय सुरक्षा ही कुछ भी वहाँ पे स्थापित नहीं किया जा सकता। और खुशहाली की तो बात बहुत दूर की हो गई, क्योंकि जब तक किसी समाज में शांति नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी, न्याय नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगी, तो क्या होगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और लोग वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए कुछ लेखक शक्ति को राजनीति की धुरी मानते हैं, यानी कुछ लेखक शक्ति को राजनीति का बेस मानते हैं, आधार मानते हैं। प्राचीन समय में राज दार्शनिकों और चिंतकों ने शक्ति की धारणा की उपेक्षा नहीं की। सच यह है कि उनका दृष्टिकोण परंपरावादी था, यानी कम ध्यान दिया था। जो प्राचीन दार्शनिक थे, चिंतक थे, उन्होंने शक्ति की धारणा पर कम ध्यान दिया था, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, परंपरावादी। इसलिए उनका ध्यान संस्थागत अध्ययन और राज्य की उत्पत्ति के इतिहास की खोज आदि की ओर अधिक रहा। फिर भी जैसे कि मैकियावेली हो गए, हॉब्स, कौटिल्य, हीगल, बोसंके आदि प्रमुख विचारकों ने शक्ति और उससे संबंधित तत्वों के अध्ययनों की और प्रचुर मात्रा में ध्यान दिया। कौटिल्य ने तो स्पष्ट लिखा है कि समस्त सांसारिक जीवन का आधार दंड शक्ति ही है। देखिए फिर से देखिए, काफी इंपोर्टेंट कोटेशन है कौटिल्य की। वो कहते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का आधार क्या है, दंड शक्ति ही है। आगे इसमें आज इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है कि शक्ति के अभाव में राजनीति कैसी है, अस्तित्व विहीन है। बिना शक्ति के किसी भी राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। शक्ति के अभाव में राजनीति अस्तित्व विहीन है। आगे इसमें राजनीति का क्षेत्र चाहे आंतरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय, दोनों में शक्ति को राजनीति से पृथक करना कठिन है। राजनीति के अंतर्गत किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है, यानी जब तक हम राजनीति में कोई भी निर्णय पर अगर लागू कर रहे हैं तो उस पर अगर हम शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो उसे हम लागू नहीं कर सकते। परंतु शक्ति की भूमिका सबसे प्रभावशाली वहाँ होती है जहाँ शक्ति के बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाती, यानी वहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है शक्ति को, जहाँ पर वो केवल बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाती, बल्कि उसे वैधता के साथ जोड़कर सत्ता या आधिकारिक सत्ता का रूप धारण कर लेती है। यानी शक्ति को अगर हम माने कि ये तो केवल बल प्रयोग का साधन है, ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है शक्ति, जहाँ पे लोग उसको मानते हैं, उसको वैधता प्रदान कर देते हैं, उससे जुड़कर क्या हो जाती है, शक्ति सत्ता बन जाती है, आधिकारिक सत्ता बन जाती है, और इसलिए नागरिक सत्ता के नियमों का पालन करते हैं। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में आई थी, इसमें लिखा था कि सबसे बलशाली मनुष्य भी सदा सर्वदा के लिए तब तक स्वामी नहीं बना रहेगा जब तक कि वह अपनी शक्ति को अधिकार का रूप ना दे दे और आज्ञा पालन को कर्तव्य का रूप ना दे दे। तो इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कोटेशन है। आगे इसमें मतलब यह है कि सत्ता के स्थायित्व के लिए वैधता जरूरी है। देखिए अगर हम शक्ति को वैधता के साथ में जोड़ देंगे तो वो बन जाएगी सत्ता। तो इसलिए शक्ति को सत्ता के स्थायित्व के लिए वैधता जरूरी है। संक्षेप में, किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या ऐसा है जिसके कारण उसे प्रमाणिक मानकर उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। क्या है सत्ता? ये ऐसी होती है कि जिसको जनता ये मान लेती है कि हाँ भाई ये चीज़ वैध है, उसे प्रमाणिक मान लिया जाता है, तभी उसके जो निर्देशों का पालन किया जाता है। शक्ति आधुनिक राजनीति की केंद्रीय धारणा है। आज के टाइम में आप देख सकते हो कि जिस भी देश के पास में ज़्यादा शक्ति है उसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या फिर किसी भी देश में। राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति को प्रमुख अंतर्निहित तत्व माना जाता है।
बेकर ने राजनीति को शक्ति को से अपृथकनीय कहा है। बेकर ने कहा है कि हम राजनीति से शक्ति को पृथक नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। आगे हैं कैटलिन और लासवेल ने राज्य को शक्ति का विज्ञान कहा है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कैटलिन और लासवेल का जो कथन है, इन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। अब आगे हैं विलियम रॉबसन राजनीति विज्ञान को समाज में शक्ति, उसकी प्रकृति, आधार, प्रक्रियाओं, विषय विस्तार तथा परिमाणों से संबंधित मानते हैं। देखिए फिर से देखते हैं इसे। विलियम रॉबसन है, ये राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं? समाज में शक्ति, उसकी प्रकृति, आधार, प्रक्रियाओं, विषय विस्तार तथा परिणामों से संबंधित मानते हैं। अब मैकाइवर के शब्दों में समस्त गति, सभी संबंध, सभी प्रक्रिया, समस्त व्यवस्था और प्रकृति में घटित होने वाली प्रत्येक घटना शक्ति की अभिव्यक्ति है। यानी जो कुछ भी हो रहा है इस समाज में वो क्या है? सभी शक्ति हैं, शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। वस्तुतः राजनीति में शक्ति की वही भूमिका होती है जो कि हाट यानी बाजार अर्थव्यवस्था में, मार्केट इकोनॉमी में धन या रुपये की होती है। देखिए, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि बिना धन या रुपये के हम जो है कोई भी बाजार चल सकता है, कोई भी अर्थव्यवस्था चल सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना शक्ति के राजनीति नहीं चल सकती, बिना शक्ति के राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। अब आगे, शक्ति उस सामाजिक स्थिति का घोतक है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष सामाजिक विरोध की स्थिति में भी अपनी इच्छा और आदेशों का पालन करवाने में सफल हो जाता है। ये कैसी है? नकारात्मक संकल्पना है। यानी एक ऐसी सामाजिक स्थिति होती है शक्ति जिसमें कोई भी व्यक्ति विशेष सामाजिक विरोध की स्थिति में, यानी उसका सामाजिक विरोध भी हो रहा है, वो फिर भी अपनी इच्छा और आदेशों का पालन करवाने में लोगों से सफल हो जाता है। ये कैसी शक्ति हो गई? ये नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक संकल्पना हो गई शक्ति की। शक्ति की अवधारणा सकारात्मक, नकारात्मक पूर्ण होती है। देखिए यहाँ पे जो शक्ति की अवधारणा होती है वो दोनों तरह की होती है, सकारात्मकता और नकारात्मकता पूर्ण होती है। यदि शक्ति में वैधता जुड़ जाए तो सकारात्मक रूप में उभरते, यानी अगर शक्ति को नागरिकों की वैधता मिल जाए, उनका हम कह सकते हैं सहमति मिल जाए, नागरिकों की जब शक्ति को सहमति मिल जाती है तो वो कैसी हो जाती है? सकारात्मक शक्ति बन जाती है। अन्यथा शक्ति दिशाहीन हो जाती है जो कि विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। शक्ति व्यक्ति की योग्यता को प्रदर्शित करती है। अब हम शक्ति से जुड़े हुए कुछ विद्वानों की परिभाषा को जान लेते हैं। तो सबसे पहले है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं कि शक्ति का अर्थ है किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता के द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध, क्या है? एक कर्ता के द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने की संभावना। फिर से देखते हैं शक्ति का क्या अर्थ है। शक्ति का अर्थ है मैक्स वेबर के अनुसार किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता के द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने की संभावना। अब देखते हैं आर.एम. मैकाइवर क्या कहते हैं। आर.एम. मैकाइवर ने अपनी प्रसिद्ध कृति द वेब ऑफ गवर्नमेंट में, जो कि 1965 में आई थी इनकी पुस्तक, उसमें शक्ति की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है। यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। फिर से देखिए मैकाइवर क्या कहते हैं। यह कहते हैं कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या फिर आज्ञा पालन कराया जाता है। तो ये हो गई मैकाइवर के अनुसार शक्ति की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि रसेल क्या कहते हैं। रसेल के शब्दों में शक्ति से तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछ लिया गया, ये दे दी गई थी ये परिभाषा कि ये जो प्रस्तुत परिभाषा है शक्ति की किसके द्वारा दी गई है। तो ये रसेल था इसका आंसर। ये सब परिभाषा यह संकेत देती है कि जिसके पास में शक्ति है वह दूसरों को अपने अनुसार कार्य करा सकता है, यह दूसरों को अपने अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है। अब शूमैन का कथन है कि शक्ति व्यक्तियों पर नियंत्रण और प्रभाव डालने संबंधी होती है, यानी कि दूसरे व्यक्तियों पर अपना नियंत्रण और प्रभाव जमाने की जो है हम कह सकते हैं वैधता होती, सत्ता होती है।
तो अभी हमने विभिन्न विद्वानों के द्वारा शक्ति की परिभाषा जान ली। अब हम जानते हैं शक्ति की विशेषता क्या होती है। सबसे पहली चीज़ है शक्ति की विशेषता में, एक तो ये बाध्यकारी स्थिति होती है। इसकी शक्ति क्या होती है? बाध्यकारी स्थिति होती है, यानी प्रत्येक नागरिक को इसे मानना ही मानना होता है। दूसरा क्या है? कार्य करवाने की भावना पर आधारित, यानी शक्ति की भावना क्या होती है कि दूसरों से अपना मनचाहा कार्य करवाना। तो ये दो महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद में है बल प्रयोग तत्व की संभावना रहती है। देखिए शक्ति के अंतर्गत हमेशा क्या है, केवल हम जो नागरिक है वो हमेशा उसे वैधता प्रदान नहीं करते। कभी कभी क्या है, सरकार को बल प्रयोग का भी सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद में यह अस्थायी व वैयक्तिक होती है, यानी शक्ति क्या है, अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती है कि हमेशा किसी एक व्यक्ति के पास में या फिर किसी एक सरकार के पास में शक्ति रहेगी, बल्कि ये समय समय पर बदलती रहती है। अब आगे देखते हैं हम शक्ति के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से। सबसे पहली चीज इसमें प्रभाव होता है। किसी भी शक्ति में प्रभाव होता है, यानी शक्ति दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव डालने की योग्यता होती है। उसके बाद में बाध्यता, किसी से अपना कार्य कराने की बाध्यता। उसके बाद में अपने हितों को किसी भी प्रकार साधना, यानी किसी भी प्रकार से, चाहे वो उचित तरीका हो या अनुचित हो, किसी भी प्रकार से अपने हितों को हम किस प्रकार साध सकते हैं। अब शक्ति की अवधारणा के प्रमुख सिद्धांत जान लेते हैं। सबसे पहले है अभिजात्य वर्ग सिद्धांत। देखिए ये क्या कहता है अभिजात्य वर्ग सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? रॉबर्ट मिशेल्स, पेरेटो, गिटानो, मूस्का, C.W. मिल्स। फिर से देखते हैं समर्थकों में है इसके मिशेल्स, पेरेटो, गिटानो, मूस्का, C.W. मिल्स। देखिए इसमें क्या होता है कि जो शक्ति होती है, ये बताते हैं अभिजात्य वर्ग, ये कहते हैं कि जो शक्ति होती है वो सभी लोगों के पास में नहीं होती, बल्कि एक विशेष गुट के पास में होती है, जिसे कि अभिजात्य वर्ग कहा जाता है। एक छोटे से गुट के पास में शक्ति होती है, जिसे कि अभिजात्य वर्ग कहा जाता है। तो आप सभी ने जान लिया इसके समर्थक कौन कौन है। अब हम आगे देखते हैं मैक्स वेबर का शक्ति मॉडल। इस सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? त्रियामी या शून्य सिद्धांत है। जो मैक्स वेबर का शक्ति मॉडल है, इसका दूसरा नाम क्या है? त्रियामी या शून्य सिद्धांत। इस सिद्धांत में शक्ति दलगत आधार पर दल के सदस्यों में निहित होती है। शक्ति किस में होती है? दल के सदस्यों में निहित होती है। अब आगे तीसरा सिद्धांत इसमें स्थिर विचारधारा पर आधारित सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? सबसे पहले इसके प्रतिपादक जान लेते हैं। इसके जो प्रतिपादक है वो है कार्ल मार्क्स। इस सिद्धांत में आर्थिक शक्ति प्रदान अन्य गुण और अन्य शक्तियां भी आर्थिक शक्ति पर निर्भर होती हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी बताई कार्ल मार्क्स ने? वो है आर्थिक शक्ति। अब आगे हैं चर विचारधारा पर आधारित सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलकट पार्सन्स है। कौन है? टॉलकट पार्सन्स है। इस सिद्धांत में शक्ति का आधार समाज है। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज ये है, पार्सन्स के अनुसार वो कहते हैं कि किसी भी शक्ति का आधार कौन होता है? क्या होता है? वो होता है समाज। समाज व्यक्ति का चयन करता है जो शक्ति का उपयोग उनके हित में कर सके। अब हम जानते हैं शक्ति के विविध आयाम। शक्ति के कौन कौन से आयाम होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम राजनीतिक शक्ति के बारे में। तो राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय अन्य मनुष्य के कार्यों और मस्तिष्क पर नियंत्रण करना। देखिए क्या होती है राजनीतिक शक्ति? अन्य मनुष्यों के कार्यों और मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण करना। राजनीतिक शक्ति शारीरिक शक्ति से थोड़ी भिन्न होती है। कैसे? जब हिंसा वास्तविकता का रूप धारण कर लेती है तो वह सैनिक शक्ति के पक्ष में राजनीतिक शक्ति के पदत्याग का द्योतक होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो सैनिक शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति, उसमें सैनिकों का उपयोग किया जाता है, जबकि राजनीतिक शक्ति सैनिक हिंसा से बिल्कुल अलग होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वोटिंग के द्वारा यह शक्ति किसी भी व्यक्ति के पास में, किसी भी सरकार के पास में आ जाती है। अब आगे इसमें राजनीतिक शक्ति वास्तव में ऐसी जटिल संकल्पना है जिसके पीछे सदा ही यह मान्यता होती है कि उसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि संपत्ति, शस्त्रास्त्र, नागरिक अधिकार, लोकमत पर प्रभाव, जिसमें से किसी को भी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं माना जा सकता। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे है संक्षेप में राजनीतिक शक्ति का अर्थ दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण या प्रभुत्व होता है। क्या होता है? राजनीतिक शक्ति का अर्थ क्या होता है?
दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण या प्रभुत्व। शक्ति के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि शक्ति का पहला स्रोत क्या है? ज्ञान है। शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत और पहला क्या स्रोत है? वो है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति के साधन बन सके। व्यक्ति नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा की शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि शक्ति के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं किसी भी नेतृत्व के, किसी भी शक्ति के। अब आगे क्या दूसरा है इसमें? मनोवैज्ञानिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति के बाद में आती है मनोवैज्ञानिक शक्ति। इसमें क्या होता है? मनोवैज्ञानिक शक्ति ऐसे प्रतीकात्मक सूचकों से मिलकर बनती है जो व्यक्तियों के मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक शक्ति क्या होती है? वो दूसरों के मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करती है। यह प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने का तरीका होता है। ये किस तरह से लोगों को कार्यों को नियंत्रित करता है? प्रचार के माध्यम से। इसमें क्या होता है? दूसरों के मतलब अपनी जो जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी विचारधारा दूसरे लोगों को बताती है, जिससे कि दूसरे लोगों के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। वो समझते हैं कि ये अच्छा है या फिर बुरा है, हमें इनको वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से दूसरों के मस्तिष्क को, दूसरों की भावनाओं को प्रभावित करती है। शक्ति का तीसरा रूप या आयाम है आर्थिक शक्ति। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी जो राजनीतिक शक्ति है उसका प्रयोग व्यवहार में कैसे होगा? आर्थिक साधनों के द्वारा। किसी भी राज्य का विदेशी व्यापार केवल अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करने और विदेशी मुद्रा कमाने तक ही संबंधित नहीं होता। देखिए हम किसी भी देश से व्यापार करते हैं तो उसका उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाए या फिर विदेशी मुद्रा को कमाया जाए, बल्कि व्यापार के माध्यम से उस देश में अपना राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना भी अन्य महत्वपूर्ण ध्येय होता है। देखिए बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ जैसे कि अमेरिका और यूएसएसआर तो नहीं कह सकते, अब हम रशिया कहेंगे उसे, क्योंकि उसका विघटन हो चुका। तो ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ क्या है? विभिन्न देशों से अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाती है और इसके साथ साथ में वो दूसरे देशों पर जो कि कमजोर राष्ट्र है उन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी जमा लेती है। अपने विदेशी निर्यात के माध्यम से एक राज्य चाहे तो किसी भी अन्य राज्य को आर्थिक दृष्टि से अपने पर निर्भर बना सकता है। जैसे कि आज के टाइम में हो रहा है, चाइना ने क्या है मोस्टली देशों को अपने ऊपर निर्भर कर दिया है, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर कर दिया है। अब आ गए हैं विचारधारात्मक शक्ति। क्या है? विचारधारात्मक शक्ति राजनीतिक शक्ति को एक गूढ़ाधार प्रदान करती है। विचारधारात्मक शक्ति से अभिप्राय किसी विचारधारा के बल पर लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करने वाली शक्ति। क्या होती है विचारधारात्मक शक्ति? जो कि किसी या फिर अन्य लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। विचारधारात्मक शक्ति किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराते हैं, इसलिए उसे वैधता प्रदान करती है। किसी भी समाज में शासक वर्ग सर्वोत्तम शासन प्रणाली के बारे में कुछ विचारों को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें हम राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। संक्षेप में विचारधारा नियुक्तियों और मान्यताओं को सुव्यवस्थित समुच्चय है, जिन्हें किसी प्रतिमान वर्तमान या अभीष्ट